आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार। सत्य परमो धर्म। ओमिक्रॉन पे स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने लोकसभा में कहा कि जोखिम वाले देशों की 58 फ्लाइट से अब तक 16,000 लोग आए हैं। टेस्टिंग में 18 पॉजिटिव मिले हैं। ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए जिनाम सिक्वेस्टिंग टेस्टिंग की जा रही है। चिंता की बात ऐसी है कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद से विशाखापट्टनम पहुंचे कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोई सुराग नहीं है। विशाखापट्टनम के कलेक्टर ने बताया कि इन लोगों की सूची में नाम है, लेकिन ये दिए गए पते पर नहीं मिल रहे। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 संदिग्धों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 8 गुरुवार, 4 शुक्रवार को भर्ती किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में 9 अंतर्राष्ट्रीय यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। उसके सैंपल जिनोम सिक्वेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं और विदेश से हैदराबाद लौटी महिला पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से, क्या है ओमिक्रॉन और कितना खतरा है इसका। आइए ओमिक्रॉन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रणय गांधी से। डॉक्टर साहब, अभी ओमिक्रॉन का काफ़ी डर वापस से भारत में आया है। ये क्या है ओमिक्रॉन, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, ओमिक्रॉन ग्रीक का एक अल्फ़ाबेट है, जैसा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट हम सब ने सुना है, जिसने सेकंड वेव में तबाही मचा दी थी, काफ़ी डेथ्स हुए थे। उसके बाद में भी कुछ वेरिएंट आया, लैम्बडा, म्यू, और अब ये नया म्यूटेशन के बाद में एक ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट आया है। इसका साइंटिफिक नेम है B1.1.529। तो ये जो वेरिएंट है, ये फर्स्ट बोट्सवाना नाम की एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे पाया गया था। पर इसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने की थी 24 नवंबर को, आज से ठीक 10 दिन पहले, WHO को। और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया था। WHO 2 प्रकार के डिवीजन करता है म्यूटेशंस के हिसाब से, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उतने घातक नहीं होते, पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न थोड़े से डेंजरस होते हैं। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, जिसमें जो S नाम का प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन में 50 से ज़्यादा म्यूटेशन होने के बाद में एक ऐसा एक वायरस का वेरिएंट बना है जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी 5 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और ये अपने जो सरफेस, जो उसका रिसेप्टर रहता है, उस पर अफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि ट्रांसमिसिबल भी ज़्यादा है। इसीलिए ये थोड़ा कंसर्न का विषय है। अब साउथ अफ्रीका में जब सबसे पहले ये वेरिएंट मालूम पड़ा तो वहाँ पे एडमिशन्स काफ़ी बढ़ गए। 10 दिन पहले मालूम पड़ा, ये हॉस्पिटल्स भर गए पेशेंट से। पर पेशेंट्स में जो फेटेलिटी है या मॉर्टेलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, थैंकफुली। तो सिर्फ माइनर सिम्टम्स जो कि अभी सर्दी में रहते हैं, हाथ पैर दुखना, सर्दी बुखार हल्के से, ना किसी का ऑक्सीजन कम हुआ, ना किसी को तेज़ बुखार हुआ, बस नॉर्मल इतने ही रहे। पर क्योंकि चिंता का विषय था, जैसे कि कंसर्न कहते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इस वजह से हॉस्पिटल में जाके खुद को दिखा रहे थे। पर ये वेरिएंट क्या उतना घातक है, इसके लिए हमें थोड़ा समय तक अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना डरने की ज़रूरत है और क्या क्या एहतियात लेने की ज़रूरत है। जी, अब डरने का विषय, डर जो चीज़ है, डर न्यूज़, ये वायरस से भी ज़्यादा फास्ट फैल चुका है। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट गिर चुका है। अभी भी कुछ कंट्रीज़ ने लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं। जो देश साउथ अफ्रीका, जिसने अच्छे इंसान, अच्छे होने के नाते WHO को रिपोर्टिंग की कि भाई हमारे यहाँ ये वेरिएंट निकला है, उसी के फ़्लाइट सब बैन कर दिए, तो वो देश की एविएशन इंडस्ट्री ठप हो गई। तो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। UK में भी साउथ अफ्रीका के मैक्सिमम फ़्लाइट्स या अफ्रीका की कुछ देशों की फ़्लाइट्स कम्प्लीटली बैन कर दी गई है टेम्पररीली। बहुत देशों में कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है। भारत में भी हम सुन रहे हैं कि कुछ समय के बाद शायद गवर्नमेंट इस तरफ प्लानिंग करे। मेरी विनती है कि ऐसा ना करिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक हमें ज़्यादा पता नहीं है। इतना पता है कि हाईली ट्रांसमिसिबल है, फैलता बहुत ज़्यादा है, पर जिसको भी फैला है उसे उतने गंभीर सिम्टम्स या लक्षण नहीं हुए हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैक्सिमम लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं, या फिर मैक्सिमम लोगों को पहले दूसरे वेरिएंट से कोरोना हो चुका है। तो ऐसा एक जनरल जाना जाता है कि बॉडी में प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर किसी वेरिएंट से भी पहले वो बीमारी होती है तो उसके बाद का म्यूटेड वेरिएंट उतना सीवियर डिसीज उसमें नहीं प्रदर्शन कर पाता है। तो उतना डरने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट है, हम डटकर उसका सामना करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए यही है, इसका वापर कीजिए। N95 मास्क, पब्लिक प्लेस में जितना हो सके कम से कम जाइए। अगर जाते हैं तो N95 हमेशा इस्तेमाल कीजिए। आप बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, अगर आपके पास कोई खांसरा है या तो उसको दूर जाने को कहिए, या सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मैंडेटरी है।
ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ओमिक्रॉन के बाद में भी और कई नए वेरिएंट आएंगे। कोरोना वायरस यहीं रहने वाला है आप और हमारे बीच में हमेशा के लिए। इसका कोई नया वेरिएंट आएगा, कोई नया म्यूटेशन आएगा, आप और हम अगर इसमें ढिलाई बरतेंगे, वायरस फैलेगा, लोग मरेंगे, तबाही मचेगी, सरकार लॉकडाउन लगा देंगी, वापस से बर्बादी आ जाएगी। इसको प्रिवेंट करना है, इसका एक ही उपाय है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रीटमेंट इसके बारे में नहीं मिली है। वैक्सीन्स इसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव है हमको पता नहीं, क्योंकि अभी मालूम पड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू, बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं। डेल्टा बहुत डेंजरस था, उसके बाद अभी ये जो ओमिक्रॉन है, ये ओमाइक्रॉन नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। तो हमें सिर्फ हैंड हाइजीन, जो हम वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके घर में रहता ही है हैंड सैनिटाइज़र, बाहर से आने के बाद में हाथ धोना हम वैसे भी 2 साल से कर ही रहे हैं, और मास्क का उपयोग मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने फ़िलहाल में कम कर दिया है। काफ़ी जगह में जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खुले, सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, अगर जाना भी है तो एटलीस्ट पब्लिक प्लेस में मास्क का उपयोग कीजिए। और जो हमारे लोगों की एक सवय है, एक आदत है कि पास में चिपक के खड़े रहते हैं, जहाँ पे कोई वितरण हो रहा हो या कुछ भी हो, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। किसी की बॉडी को टच नहीं होना चाहिए, ताकि उसके कपड़ों के जर्म्स आपके कपड़ों पे न लगे। ये ना कि आपको ओमाइक्रॉन वेरिएंट से बचाएगा, ओमिक्रॉन से, बल्कि फ्लू और बाकी बीमारियों से भी बचाएगा। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि पैनिक मत कीजिए, पैनिक बहुत बुरी चीज़ है। बस ये प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाइए, और डेफिनेटली 1-2 महीने के बाद ये वेव हम नहीं बढ़ने देंगे, तो थर्ड वेव का जो खतरा मंडरा रहा है वो नहीं आएगा, और हम सब अपनी ज़िंदगी इसी तरह खुले में बिना रिस्ट्रिक्शन से गुजार पाएंगे। पार्थचर समाचार के दर्शकों के साथ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। परिवहन महामंडल के कर्मियों की हड़ताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई इसे विरोधी पक्ष नेताओं की कारस्तानी बता रहे हैं, तो कोई कर्मियों की नासमझी, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी के बावजूद हड़ताल पर अड़े एसटी महामंडल के कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब ने हड़ताल के एसटी कर्मचारियों के खिलाफ मैस्मा कानून लागू करने की चेतावनी दी है। मैस्मा कानून के तहत आवश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। शुक्रवार को परब ने एसटी महामंडल के मुख्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बैठक की। परब ने कहा कि एसटी बस सेवा आवश्यक सेवाओं में आती है, इसलिए एसटी कर्मचारियों के खिलाफ मैस्मा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण एसटी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बीते 1 महीने से परेशान होना पड़ रहा है। राज्य की जनता को न्याय देने का समय आ गया है, इसलिए सरकार हड़ताल में शामिल एसटी कर्मचारियों के खिलाफ मैस्मा कानून लागू करने को लेकर काफी गंभीर है। मैंने मैस्मा कानून लागू करने के लिए कानूनी सलाह ले ली है। इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से चर्चा करके जल्द फैसला लिया जाएगा। परब ने कहा कि अब एसटी के निलंबित कर्मचारियों का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। हड़ताल खत्म होने के बाद भी कर्मचारियों का निलंबन तुरंत रद्द नहीं होगा। परब ने कहा कि यदि सेवा देने के लिए कार्यस्थल पर आने वाले एसटी कर्मचारियों को किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ शनिवार से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में हड़ताल कर रहे कर्मियों ने क्या कहा। तो जो शासन में जो कर्मचारी है, शासन में उनको ही मेस्मा लग सकता है, और हम शासन में आते नहीं, और हमारी मांगनी ही वो है कि हमारे को शासन में विलीनीकरण करो। हाँ, हमारे को शासन में विलीनीकरण करते हैं तो हमारे पे मेस्मा लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार एसटी प्रशासन एसटी कर्मचारी के ऊपर मेस्मा लगाने की बात कर रही है, लेकिन मेस्मा कायदा किसको लगता है? जो अत्यावश्यक सेवा में रहते हैं उनको मेस्मा लगाया जाता है। लेकिन हमने हमारी माहिती के अधिकार में जो अधिकारी है उनसे माहिती निकाली तो उन्होंने साफ बोला है कि एसटी महामंडल ये अत्यावश्यक सेवा में आती नहीं है, तो मेस्मा किस आधार पे लगाया जा रहा है ये हमारा सरकार को कहना है।
देखिए, आज पूरा 37 दिन हो चुका है एसटी महामंडल के कर्मचारी स्ट्राइक पे खड़े हैं और इस 36 दिन से हमारे कई सारे कर्मचारियों का बलिदान भी हुआ है। कल की बात करें तो नांदेड़ जिले में हमारे कर्मचारियों का देहांत हो गया है जो संपों में थे और पंडाल के अंदर ही उन्हें अटैक आया है। इस घटना के बाद भी हमारे परिवहन मंत्री का दिल पसीजा नहीं है। उन्होंने पूरे कर्मचारी के ऊपर में मेस्मा लगाने की बात कही है। मैं इतना आपको बता दूं कि मेस्मा जो लगता है वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर लगता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह का स्ट्राइक करते हैं तो उन पर मेस्मा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया नहीं गया। हम अभी भी स्ट्राइक पर है। हमारा स्ट्राइक अभी तक किसी भी तरह का रिजल्ट में आया नहीं है। तो ये जो हिटलरशाही है हमारे परिवहन मंत्री साहब का, ये पूरी तरह से ये बताता है कि वो पूरी तरह से थक चुके हैं। और DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633. चंद्रपुर महाऔष्णिक बिजली केंद्र के वीआईपी गेस्ट हाउस के पास बिजली केंद्र के कर्मचारी पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। घटना गुरुवार देर शाम की है। घायल कर्मचारी का नाम रुपेश लांडे 45 वर्ष का है। वो बिजली केंद्र के यूनिट क्रमांक 9 में कार्यरत है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना से कर्मचारियों के साथ नागरिकों में दहशत फैली हुई है। बिजली केंद्र से सटकर ही ताडोबा का जंगल है, जिससे इस परिसर में बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे वन्यजीव अक्सर दिखाई देते हैं। ऐसे में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार CSTPS के वीआईपी गेस्ट हाउस के आगे नाले में गुरुवार शाम को एक बाघ दिखाई दिया। बाघ को देखने के लिए वहां से आना जाना करने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ कम की। इसके बाद देर शाम लांडे अपनी दोपहिया से दुर्गापुर की ओर से जा रहा था, जहां वीआईपी गेस्ट हाउस के पास से लांडे पर बाघ ने अचानक हमला किया। तभी वहां मौजूद लोगों ने चीख पुकार की, जिससे बाघ वहां से भाग गया। तब तक लांडे को बाघ ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को सर्वप्रथम CSTPS के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर चोटें आने से उसे कुबेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना से ऊर्जानगर कॉलोनी में दहशत फैली है। ज्ञात हो कि 2 वर्ष पूर्व इसी कॉलोनी में एक बालिका को तेंदुए ने कॉलोनी से खींचकर ले जाकर निवाला बनाया था। कॉलोनी परिसर की यह दूसरी घटना है। ऐसे में बाघ का तत्काल बंदोबस्त करने की मांग की जा रही है। चर्चा है कि हमलावर बाघिन है, उसके 3 शावक भी हैं, मगर CTPS प्रशासन और वन प्रशासन इस और कोई प्रबंध करने के लिए निरंतर विफल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन NEET अप टू 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT, JEE, NEET अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. कल विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर चंद्रपुर में यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से विधायक किशोर जोरगेवार में विकलांगों का और उनके परिवार का सत्कार किया। उन्होंने कहा कि यंग चांदा ब्रिगेड जल्द ही विकलांग भाइयों के लिए अपने कार्यालय में सेवा केंद्र स्थापित करेगी और उनके किसी भी समस्या या कार्य के लिए प्राथमिकता के साथ उन्हें सेवा प्रदान करेगी। यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में करीब 70 से 75 विकलांग भाई बहनों का और उनके परिवार का सम्मान सत्कार किया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वो किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि इस दुनिया को उनके विशेष योग्यताओं की आवश्यकता है।
इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने खुद के वेतन के खर्चे में से विकलांग भाई बहनों के लिए पूरे साल भर प्रशिक्षण शिविर लेने का वादा किया, जिससे कि ये भाई बहन स्वयं निर्भर हो सके। उन्होंने कहा, मेरे लिए दिव्यांग सेवा ही ईश्वर सेवा है, पर जल्द ही इनके लिए मैं किस तरह से मेले का आयोजन करके उन्हें फायदा हो ये भी विचार कर रहा हूँ। उल्लेखनीय बात ये रही कि कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक जोरगेवार के अलावा सारे विकलांग भाई बहनों ने खुद के हाथ से दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम की वजह से दिव्यांग भाई बहनों की आंखों में एक विश्वास और होठों पर मुस्कान देखी जा रही थी। आपण हेलन केलर यांचा फार जुना इतिहास आहे। यांची जर जीवन कथा आपण ऐकली तर अक्षरशः खरंच कोणालाही वाटणार नाही की दिव्यांग एवढं मोठं पाऊल उचलू शकेल, परंतु खरंच जे धाडस होतं, जी जिज्ञासा होती, हे हेलन केलरमुळेच आपल्याला आज पाहायला मिळत आहे। जी महिला आज भाऊनी सांगितलं 150 वर्षापूर्वी 1880 ह्या कालावधी या काळामध्ये हेलन केलर ही एक मूक बधिर आणि अंधत्व असलेली एक सामाजिक कार्यकर्ता होती। आणि आपण बघतोय की मूक बधिर आणि अंधत्व तीनही आपला या शरीराचे प्रमुख अवयव आहे आणि हे अवयव नसताना ह्या सामाजिक महिलेनं हे कार्य कसं केलं। महिन्याचं 12 महिन्याचे 12 जानेवारी पासूनचा आणि दर महिन्याचं एक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करा। त्याला जसं अगोदर सांगितलं, पुन्हा एकदा सांगतो, त्या प्रशिक्षणाला जे जे आवश्यक आहे त्या सर्व खर्च आपण यांच्या अंदर ब्रिगेड आणि मला जो आमदार निधी हे मिळते, पगार मिळते, तसं की पगारातून आपण खर्च करू। परंतु दिव्यांग बांधव मात्र त्याच्या मनामध्ये भावना ही येता कामा नाही की आम्ही कुठेतरी परकी आहोत। हे दिव्यांग तर असतोच असतो, पण त्याच्या कुटुंबाचा एकंदर फार मोठा सत्कार केला पाहिजे। कारण की एखाद्या कुटुंबामध्ये दिव्यांग जेव्हा राहतो त्या कुटुंबाला खूप मोठ्या अडचणींना, खूप त्रासाला सहन करावं जावं लागते। आणि मी पाहिलेलं आहे, कुटुंब वर्षोनवर्ष त्या दिव्यांग बांधवाची सेवा करतात। आणि खरं जर देव जगामध्ये असेल आणि सर्वोत्तम सेवा जर देवाची कोणती असेल म्हणत असेल, कोणी जर 8 घंटे जर पूजा करत असेल तर त्याला मी मानणार नाही, पण तो निश्चितपणे जो दिव्यांग बांधवाची सेवा करतो तीच खरी ईश्वर सेवा आहे असं मी या ठिकाणी सांगेन। दिव्यांग बांधवांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत त्याच्यासाठी आहे। मी आमदार जरी असलो तरी पण कधीही तुम्हाला कोणतीही अडचण असली तरी माझ्याशी तुम्ही थेट संपर्क करू शकता। कल्पनाताई तर आहेच आहे, पाजारीची पण या तुमच्या याच्यामध्ये लागलेले आहे। आता जे एक इथे भवन कोणतं आहे वाटते अंध लोकांचं, त्या भवनच्या रिपेअरिंगसाठी आपण सुद्धा खर्च करतो आहे। दिव्यांग बांधवांचा एक मला वाटतं मेळावा होते, रोजगार मेळावा जर आपण आपल्याला याच्यात आयोजित करता येत असेल तर दिव्यांग बांधवांच्या करता ते लिहून ठेवा, दिव्यांग बांधवांच्या करता रोजगार मेळावा आपल्याला आयोजित करता येईल का हेही पहा। तुम्ही सूचना करायच्या, त्या सूचनावर आपण अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करायचं, प्रामाणिक आपण प्रयत्न आपल्याकडून झाले पाहिजे एवढं त्या ठिकाणी सांगतो। आणि तुम्हाला सर्वांना शुभकामना देतो। तुमचं येणारं वर्ष, येणारं जीवन हे चांगलं व्हावं या दृष्टिकोनातून मी परमेश्वराला प्रार्थना करतो आणि तुम्ही आलेल्या सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करत मी माझ्या शब्दांना विराम देतो।